हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर पी के क्लासेस पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और कल जो इकोनॉमिक्स की कड़ी शुरू किया था उसका अगला भाग लेकर के मैं आज फिर हाजिर हूं। तो चलिए कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ तीखे से प्रश्नों का मजा लेते हैं, जिनमें पहला प्रश्न मीठा सा आपके सामने है। प्रश्न है, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बड़ा हलवा टाइप का प्रश्न है। आर्थिक क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, चलो एक जरा देख लेते हैं। ये पहला होता है उत्पादन, दूसरा होता है उपभोग, तीसरा विनिमय, चौथा निवेश होता है। क्या होता है? निवेश होता है। तो ये 4 क्रियाएं हमारे सामने हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाजार की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन बाजार की विशेषता है। तो एक बाजार, यानी प्रश्न कह रहा है कि एक बाजार के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि एक क्षेत्र। बिल्कुल सही बात है कि बाजार के लिए एक क्षेत्र होना जरूरी है। क्षेत्र नहीं होगा तो खरीदने वाला और बेचने वाला इकट्ठा कहाँ होंगे। तो ये भी बातें जरूरी है। कहता एक क्रेता और एक विक्रेता की उपस्थिति, इसके बिना तो बाजार ही नहीं हो सकता है। कि जब तक खरीदने वाला और बेचने वाला ना हो तो फिर सामान की पूर्ति और मांग होगी कैसे। तो दूसरा भी फॉलो हो रहा है। अब तीसरा आते हैं कि एक वस्तु, यानी क्रेता और विक्रेता जिस चीज़ को खरीदेंगे बेचेंगे वो वस्तु तो चाहिए, यानी तीसरा भी। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों फॉलो हो रहा है, इसलिए मेरा आंसर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। कहता ए आर प्रदर्शित करता है। ए आर यानी एवरेज रेवेन्यू प्रदर्शित करता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है। तो औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू को हम लोग हिंदी में औसत आगम कहते हैं। तो औसत आगम निकालते कैसे हैं। तो कुल आगम को ये कुल आगम जिन चीज़ों से हमें प्राप्त हुआ है उसकी मात्रा से इसे अगर भाग दे दिया जाए तो हमारे सामने ए आर निकल के आ जाता है। हमारे सामने क्या निकल के आ जाता है? ए आर। तो कुल आगम को हम लोग टी आर कहते हैं और मात्रा को क्यू कहते हैं। क्वांटिटी में ले लेते हैं इसको। तो ये कुल आगम टी आर हो गया बटे मात्रा क्यू हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा इस अकॉर्डिंग है टी आर बाय क्यू, यानी ए आर बराबर हो जाएगा टी आर बाय क्यू। प्रश्न 4। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने औसत आगम ए आर, सीमांत आगम एम आर तथा मांग लोच ई के बीच निम्न में से कौन सी गणितीय संबंध स्थापित किया है। कौन सी गणितीय संबंध स्थापित किया है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ए आर बराबर ए आर इंटू ई बटे ई प्लस 1। ये तो सारा सर गलत है कि ए आर बराबर ए आर कोई रिलेशन ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन ए आर बराबर ए आर, यहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि एम आर बराबर ए आर इंटू ई बटे ई प्लस 1। तो ऑप्शन ये सही नहीं लग रहा है, यानी एक भी ऑप्शन इनमें से सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसका जो परफेक्ट आंसर होता है वो होता है ए आर बराबर एम आर, ए आर बराबर एम आर इंटू ई बटे ई माइनस 1। ए आर बराबर एम आर इंटू ई बटे ई माइनस 1, ये सही आंसर होता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि औसत लागत वक्र यानी ए सी कर्व, औसत लागत वक्र यानी ए सी कर्व की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर की तरह होता है। तो ये बहुत आसान सी सवाल है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू की तरह होता है। इसकी शेप जो होता है एक्स वाई अक्ष पर इस तरीके से होता है। ये होता है हमारा ए सी। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सी औसत उत्पादन को प्रदर्शित करता है। यानी निम्न में से कौन औसत उत्पादन को प्रदर्शित करता है। तो औसत उत्पादन निकालते कैसे हैं, इस चीज़ को जानेंगे। पहले भी इस प्रश्न का चर्चा शायद 1 या 2 में हम लोगों ने किया कि टीपी इंटू एल, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा टीपी माइनस एल, ऐसा कुछ नहीं है। एल यानी श्रम बट्टे टोटल प्रोडक्शन, ये भी गलत है। तो औसत उत्पादन यानी एवरेज प्रोडक्शन बराबर हमारा परफेक्ट आंसर होता है टोटल प्रोडक्शन बटे एल, यानी सही आंसर हो जाएगा डी। सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 ये कह रहा है आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। तो आर्थिक समस्या जो उत्पन्न हुआ है, अगर आप लोग चैप्टर का बारीकी से अध्ययन किए होंगे तो ये जरूर नॉलेज में होगा कि आर्थिक समस्या उत्पन्न अर्थशास्त्र में चुनाव की वजह से हुआ है। क्योंकि उपभोक्ता के सामने आवश्यकताएं असीमित होती है और साधन सीमित होता है। और साधन क्या होता है? सीमित। इस वजह से उन्हें अपनी सारी चीज़ें फुलफिल करने के लिए आपातकालीन स्थिति में चुनाव करना पड़ता है। तो इस वजह से चुनाव जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन लोचदार मांग को व्यक्त करता है। निम्न में से कौन लोचदार मांग को व्यक्त करता है। तो लोचदार मांग हम लोग कहते किसको हैं। तो लोचदार मांग कहते हैं
ED ग्रेटर देन 1 को इसे अधिक लोचदार भी कहते हैं या इसे इकाई से अधिक लोचदार भी कहते हैं। तो इस ऑप्शन ये ऑप्शन दर्शा रहा है कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन ग्रेटर देन मांग में अनुपातिक परिवर्तन, तो ये गलत है। दूसरा इक्वल तो हो नहीं सकता है, ग्रेटर देन वाला मेरा ऑप्शन आंसर होगा, तो पहला तो गलत है। दूसरा देखते हैं कि क्यू यानी मांग की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन है प्राइस से, तो ये परफेक्ट आंसर है, यानी मेरा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। उत्पादन का सक्रिय साधन निम्न में से कौन है? सक्रिय साधन मतलब एक्टिव रिसोर्स, सक्रिय साधन मतलब एक्टिव फैक्टर, तो इनमें से कौन एक्टिव रहता है? पूंजी तो स्थिर है, उसे तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहते हैं कम अधिक करते हैं। दूसरा श्रम होता है। तीसरा भूमि, भूमि तो 100% फिक्स साधन है, ये कहीं हिलता डुलता नहीं है। एक हमारे सामने जो बचा हुआ वो है श्रम। ये श्रम सक्रिय साधन, ये कभी भी कम अधिक और एनी टाइम एक्टिव रहने वाला यही एक साधन है। पूंजी कभी स्थिर भी पड़ जाता है, कभी परिवर्तन भी हो जाता है, लेकिन साधन में देखा जाए तो श्रम जो है वो ऑलवेज एक्टिव रहता है। बात अगर थोड़ा अलग ढंग से देखा जाए तो ये तीनों उत्पादन के कारक हैं, ये तीनों ही उत्पादन के कारक है, उत्पादन के क्या है? कारक है। लेकिन यहाँ सवाल पूछा गया है सक्रिय साधन यानी एक्टिव फैक्टर्स या एक्टिव, तो एक्टिव फैक्टर में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो श्रम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q, मांग वक्र का समीकरण Q = 10 - P है, तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 2 रुपये होने पर, यहाँ नोट करेंगे, प्रति इकाई कीमत 2 रुपये होने पर वस्तु की मांग यानी P का वैल्यू हमें मिल गया है 2 है, तो इक्वेशन में पुट कर देंगे Q = 10 - P के स्थान पर कितना? 2, तो हमारा मांग Q बराबर हो गया 10 - 2 = 8, तो परफेक्ट आंसर मेरा डी सही है, आंसर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है दो साधनों L तथा K के लिए, दो साधनों L तथा K के लिए उत्पादन फलन Q = AL पर पावर अल्फा इंटू K पर पावर बीटा, तो श्रम की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा? यानी श्रम के 0 इकाई, श्रम जो होता है वो लेबर होता है, तो L = 0 दिया हुआ है, तो चलिए ये मान रख करके हम लोग इक्वेशन में देख लेते हैं। Q = AL पर पावर अल्फा इंटू K पर पावर बीटा, तो L की जगह 0 रखेंगे, तो A इंटू 0 पर पावर अल्फा इंटू K पर पावर बीटा। अब इतना तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि 0 से किसी भी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार x अक्ष के समानांतर होता है? निम्न में से किस वक्र का आकार उत्पादन अक्ष x अक्ष के समानांतर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ये है। इसको हम लोग TFC भी कहते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं? TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये फिक्स्ड रहता है, स्थिर रहने के कारण ये x अक्ष के समानांतर होता है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ द्वारा कब लिखी गई? यानी ये द वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक है, इसे एडम स्मिथ, जिसे अर्थशास्त्र के फादर भी कहते हैं, यानी जनक, अर्थशास्त्र के जनक भी कहते हैं एडम स्मिथ को, और इसी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये पुस्तक कब लिखी गई है? इसका एक पर्टिकुलर डेट मांग रहा है कि ये पुस्तक कब लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1776 यानी 1776। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है। दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने से साम्य कीमत क्या होती है? तो साम्य कीमत क्या होती है? ऑप्शन देखेंगे सर। पहला ऑप्शन है साम्य कीमत में वृद्धि होगी, साम्य कीमत में कमी होगी, साम्य कीमत में तीव्र गति से होगी। ये ऑप्शन मिस है, यहाँ हो जाएगा आपका तीव्र गति से वृद्धि होगी, साम्य कीमत में तीव्र गति से वृद्धि होगी। तो चलिए आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि आंसर क्या होगा सर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, वृद्धि होगी। तीव्र गति से तो वृद्धि नहीं होगी, लेकिन वृद्धि होगी। रीजन क्या है कि संक्षिप्त में अगर देखा जाए कि किसी भी वस्तु का अगर एकाएक मांग बढ़ने लगता है, एकाएक मांग बढ़ने लगता है तो उसकी कीमत में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई 10 वस्तु है और उसे खरीदने के लिए 50 क्रेता जो है आए हुए हैं आपके पास, उसे खरीदने के लिए आपके पास 50 क्रेता आए हुए हैं और ये डिमांड के लिए हमारे पास 10 ही वस्तु हैं, तो ये 10 वस्तु हम 50 को तो दे नहीं सकते। तो इस दौरान हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि नहीं, क्रेता की संख्या हमारे पास काफ़ी अधिक है, क्रेता की संख्या हमारे पास काफ़ी अधिक है, तो इस वजह से
हम अपने वस्तु का जो प्राइस होता है उस प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। प्राइस को क्या कर देते हैं? इंक्रीज, यानी वृद्धि कर देते हैं, कीमत को बढ़ा देते हैं कि अब हम सामान जो पहले के मूल्य में बेच रहे थे वो नहीं बेचेंगे, उसका मूल्य कुछ आगे बढ़ा करके, अगर 10 रुपये का चीज़ है तो 12 में बेचेंगे, 12 का है तो 15 में बेचेंगे। इस अनुसार से जब भी किसी चीज़ का मांग बढ़ता है तो उसका कीमत जो है वो आगे बढ़ता ही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र को समष्टि एवं व्यष्टि में किसने विभक्त किया है? यानी इसको ऐसे समझेंगे, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर का सवाल है आप लोगों का कि अर्थशास्त्र को समष्टि एवं समष्टि, ये गलत टाइपिंग हुआ है, यहाँ एक जगह हो जाएगा अर्थशास्त्र को व्यष्टि, अर्थशास्त्र को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने विभक्त किया है? तो इसका परफेक्ट जो आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ तो होगा नहीं, मार्शल तो होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रेगनार फ्रिश हो जाएगा। कल भी बताए हैं कि व्यष्टि का जो अर्थ होता है वो सूक्ष्म होता है, वो क्या होता है? सूक्ष्म। और समष्टि का जो अर्थ होता है वो संपूर्ण होता है, वो क्या होता है? संपूर्ण। यानी इसमें सारी बृहद पैमाने पर चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र में चीज़ों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है। और ऑप्शन में एडम स्मिथ दिया है, इसे तो अर्थशास्त्र के पितामह कहा जाते हैं। दूसरा, इसे कल्याण संबंधी परिभाषा का जनक कहा जाता है, मार्शल को। तीसरा हमारे सामने जो ऑप्शन था रेगनार फ्रिश, ये करेक्ट आंसर था। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर अगला पार्ट लेकर के अगले दिन सेम शेड्यूल में आपके सामने होगा। आप लोग लगे रहिए, इसी तरह से धुआंधार तैयारी करते रहिए और हम पर विश्वास रखिए कि हम आपके इकोनॉमिक्स के एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में इधर उधर से आने नहीं देंगे। कंप्लीट प्रश्न यही जो सीरीज इकोनॉमिक्स का लेके आ रहे हैं, इन्हीं के अंदर से देखने को मिलेगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।